हे फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर इंटरेस्टिंग चैप्टर ऑफ हिस्ट्री, वाइटल विलेज, थ्राइविंग टाउन, खुशहाल गांव, समृद्ध शहर। इसके पहले वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था मौर्यन एम्पायर के बारे में, अशोका के बारे में। हमने देखा था कि कैसे चाणक्य की मदद से चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी, जो कि बहुत ही अपने आप में समृद्ध और बड़ा साम्राज्य था। उसके बाद अशोका, जो कि कलिंग वॉर के बाद बहुत सारे ब्लड सेट एंड इनोसेंट लोगों की मृत्यु देखने के बाद उनका हृदय परिवर्तन होता है और वो धम्म की पॉलिसी को अपनाते हैं, जो कि पूरी तरह से अहिंसा और शांति पर आधारित थी। प्रभाकर एंड द ब्लैक स्मिथ। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि कैसे आयरन टूल के इन्वेंशन से और उसके इस्तेमाल से इरिगेशन और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो है वो उसमें बढ़ोतरी होती है। उसके बाद एक समृद्ध विलेज का निर्माण होता है और समृद्ध विलेज बाद में कैसे एक समृद्ध शहर में तब्दील होती है। प्रभाकर एट द ब्लैक स्मिथ शॉप। प्रभाकर लोहार की दुकान पर। ब्लैक स्मिथ का मतलब होता है लोहार, जो कि लोहे के इस्तेमाल से बहुत अलग अलग प्रकार के औजार बनाते हैं और बर्तन और भी बहुत सारी चीज़ों को बनाते हैं। प्रभाकर सेट वॉचिंग द स्मिथ एट अ लोकल शॉप। प्रभाकर जो है वो लोकल शॉप, लोहार की लोकल शॉप पे बैठ करके देख रहा था। देयर वॉज ए स्मॉल बेंच ऑन विच आयरन टूल्स लाइक एक्सेस सिकल वर लेड आउट। वहाँ पे एक छोटी सी बेंच थी जिसके ऊपर एक्सेस, जिसे कि हम कुल्हाड़ी बोलते हैं और जिसका इस्तेमाल जंगलों को काटने के लिए किया जाता है, एंड सिकल, जिसे कि हम हंसुआ बोलते हैं, वो इस टाइप का होता है जिसका इस्तेमाल जंगल को काटने के लिए या फिर फसल को काटने के लिए किया जाता है। वह रेडी फॉर सेल यानी कि बेचने के लिए रखा हुआ था। अ ब्राइट फायर वॉज बर्निंग, 2 men वर हीटिंग एंड बीटिंग मेटल रोड्स इनटू द शेप। वहाँ पे एक आग जल रही थी जहाँ पर 2 व्यक्ति जो है मिल करके रॉड का इस्तेमाल कर रहे थे, उसको हीट करके बीट करके शेप देने के लिए, ताकि वो नए नए टूल्स बना सके। इट वॉज वेरी हॉट एंड नॉइजी। ये बहुत ही गर्म और नॉइजी थी एंड येट इट वॉज फैसिनेटिंग टू वॉच दैट हैपनिंग। लेकिन फिर भी ये देखने में अच्छा लग रहा था जो कुछ भी वहाँ पे हो रहा था। आयरन टूल्स एंड एग्रीकल्चर। कैसे आयरन टूल्स के आने से एग्रीकल्चर जो है वो फ्लरिश करता है। वी ऑफन टेक द यूज ऑफ आयरन फॉर ग्रांटेड टुडे। हम प्राय आजकल क्या देखते हैं, आयरन को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। थिंग्स मेड ऑफ आयरन आर पार्ट ऑफ आवर लाइफ। जो भी वस्तु जो आयरन से बनी होती है वो हमारे डेली लाइफ का हिस्सा है। द यूज ऑफ आयरन बिगिन द सब कॉन्टिनेंट अराउंड 3000 ईयर अगो। तो आयरन का इस्तेमाल लगभग 3000 साल पहले हुआ। सम ऑफ द लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ आयरन टूल्स एंड वेपन वर फाउंड इन मेगालिथिक बरियल। कुछ जो आयरन के बहुत सारे कलेक्शन है आयरन टूल्स के एंड वेपन्स के, हमें कहाँ से मिला? मेगालिथिक बरियल्स, जिसके बारे में हमने चैप्टर 4 में देखा था। अराउंड 25 ईयर्स अगो देयर इज एविडेंस फॉर ग्रोइंग यूज ऑफ आयरन टूल्स। लगभग 2500 साल पहले आयरन टूल्स का इस्तेमाल जो है वो बढ़ने लगा था। दिस इंक्लूडेड एक्सेस फॉर क्लियरिंग फॉरेस्ट एंड आयरन प्लवशेयर। इसमें कौन कौन से चीज़ आ रहे थे? एक्सेस, जिसका इस्तेमाल हम जंगलों को काटने के लिए कर रहे थे, एंड आयरन प्लवशेयर यानी कि हल, जिसका इस्तेमाल मिट्टी की खुदाई के लिए किया जा रहा था। एज वी हैड सीन द प्लवशेयर वॉज यूजफुल फॉर इंक्रीजिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। जैसे हम हल का इस्तेमाल मिट्टी की खुदाई करने के लिए कर रहे थे, जिससे कि हम मिट्टी को फर्टिलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं और ये आगे चलकर एग्रीकल्चर को प्रोडक्शन, फर्टाइल जो सॉइल है वो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में हमें हेल्प करते हैं। अदर स्टेप टू इंक्रीज प्रोडक्शन इरीगेशन। और दूसरा क्या तरीका है प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए? तो वो इरीगेशन है। द किंग एंड किंगडम यू हैव रीडिंग अबाउट कुड नॉट हैव एग्जिस्टेड विदाउट द सपोर्ट ऑफ फ्लरिशिंग विलेज। जो भी राजा और उसके साम्राज्य के बारे में हमने इसके पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था, वो एग्जिस्ट नहीं करता अगर हमारे पास फ्लरिश विलेज नहीं होता। वाइल न्यू टूल्स एंड सिस्टम ऑफ ट्रांसप्लांटेशन इंक्रीज प्रोडक्शन इरीगेशन वॉज ऑल्सो यूज। तो जैसे जैसे न्यू टूल्स का इस्तेमाल हो रहा था प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए, उसी तरह से इरीगेशन का भी इस्तेमाल किया जा रहा था एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए। इरीगेशन वर्कर्स दैट वर बिल्ड ड्यूरिंग दिस टाइम इंक्लूड्स कैनाल्स, वेल्स, टैंक्स एंड आर्टिफिशियल लेक्स। इरीगेशन वर्क जैसे कि जो कुछ भी बनाया जा रहा था ये इरीगेशन को इंक्रीज करने के लिए कैनाल्स। तो कैनाल्स क्या होता है? एक प्रकार का इस टाइप से बनाया जाता है। यहाँ पे एक चैम्बर होता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी है, तो फिर लेक होता है, इससे कनेक्टेड होता है और इस टाइप से हम गड्ढा खोद करके पानी जो है वो खेतों तक, लैंड तक या फिर जो भी फार्म लैंड है वहाँ तक पहुँचाते हैं। उसके बाद टैंक्स हो गया, इस टाइप से होता है, ऐसे पानी वानी भरे रहते हैं, और कुआं भी इसी टाइप से इसका कुछ होता है। एंड आर्टिफिशियल लेक्स, जो कि हमने खुद से बनाया होता है। इस सब का इस्तेमाल एग्रीकल्चर को इरीगेट करने के लिए किया जाता है। ये कुछ आयरन टूल्स हैं जिनका इस्तेमाल एंशिएंट टाइम में हो रहा था। ये एक्स है, कुल्हाड़ी टाइप के हैं। यहाँ पे इसमें यहाँ पे लोहे के कुछ बना होता था जिसे खुदाई करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। ये सिकल है और ये है टोंग्स। इफ़ यू लुक एट द चार्ट यू विल फाइंड सम ऑफ द स्टेजेस इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ इरीगेशन वर्क आर मेंशन। यहाँ पे एक चार्ट दिया हुआ है जिसको कि हम देखेंगे कि कैसे इरीगेशन वर्क में ये सब इस्तेमाल किया जाता है। किंग्स नीड मनी फॉर आर्मीज, पैलेसेस, फोर्ट्स। किंग को पैसा चाहिए, मनी और आर्मी चाहिए, पैलेसेस चाहिए, फोर्ट चाहिए। दे डिमांड टैक्सेस फ्रॉम द फार्मर्स। और इन सब के लिए वो क्या करते थे? टैक्स को टैक्स मांगते थे फार्मर से, किसानों से। अब किसान टैक्स कहाँ से पे करेगा? तो फार्मर्स हैव टू इंक्रीज प्रोडक्शन टू पे टैक्सेस। फार्मर को क्या करना होता है? ये अपने प्रोडक्शन को बढ़ाना होता है टैक्स पे करने के लिए। उसके बाद फोर दिस इज पॉसिबल विद इरीगेशन। अब वो किसान की प्रोडक्शन कैसे बढ़ेगी? तो इरीगेशन से।
जैसे इरिगेशन की फैसिलिटी कहाँ से प्रोवाइड होगा, तो किंग जो प्रोवाइड करेगा मनी एंड प्लान, इरिगेशन वर्क को प्लान करेगा। फिर उसके बाद है जैसे ये किंग ने प्रोवाइड कर दिया मनी एंड इरिगेशन प्लान को, तो लेबर जो है प्रोवाइड किया जाएगा पीपल के द्वारा, एंड सो प्रोडक्शन इंक्रीज करेगा, एंड सो डज रेवेन्यू आएगा। उसके बाद है फार्मर्स आल्सो बेनिफिट बिकॉज क्रॉप प्रोडक्शन मोर सैटिन, और इसके बाद फार्मर जो के पास क्रॉप ये प्रोडक्शन बढ़ेगा तो वो जिसमें से कुछ वो टैक्स को देगा और कुछ अपने लिए भी बचा कर रख पाएगा। सो ये है इरिगेशन का बेनिफिट। हु लिव इन द विलेज, अब गांव में कौन रहते हैं? सो देयर वर एटलीस्ट 3 डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल लिविंग इन द मोस्ट विलेज इन द सदर्न एंड नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। सो 3 प्रकार के लोग हैं वो गांव में रहते हैं नॉर्दर्न एंड सदर्न पार्ट में। सो इन द तमिल रीजन लार्ज लैंड ओनर्स आर नोन एज बिलालर, फिर ऑर्डिनरी प्लफ मैन वर नोन एज उजावर, एंड लैंडलेस लेबर इंक्लूडिंग स्लेव वर नोन एज कदाइशियार एंड आदिमाई। सो तमिल साउथ वाले रीजन में जो कोई भी बड़े लैंडलॉर्ड से, बड़े जमींदार से, उनको हम वेलालर्स के नाम से जानते हैं। उसके बाद जो ऑर्डिनरी पीपल से, आम जो व्यक्ति थे जो कि अपने खुद की खेतों में काम करते थे, उन्हें हम उजावर बोले। एंड लैंडलेस लेबर जिनके पास कोई भी लैंड नहीं होता था, जो दूसरे के लैंड में काम करते थे एज मजदूर के रूप में, सो उनको बोला गया कदाइसियार एंड आदिमाई। इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री विलेज हेडमैन एज नोन एज ग्राम भोज का। उत्तरी भारत में क्या होता था, जो भी गांव का हेडमैन था उसे हमने ग्राम भोज का बोला। यूजुअली मैन फ्रॉम द सेम फैमिली हेल्ड द पोजीशन ऑफ जनरेशन। इन द अदर वर्ड द पोस्ट वाज हेरिडिटी, और यह पोस्ट जो था वो आनुवांशिक था, मतलब कि एक ही फैमिली के लोग जो है वो इस पोस्ट को ग्रहण करते थे। आने वाले जनरेशन मतलब कि पीढ़ी दर पीढ़ी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन ये जो है ये पोस्ट जो है वो ट्रांसफर हो रहा था। इन अदर वर्ड्स द पोस्ट वाज द ग्राम भोजका वाज ऑफन द लार्जेस्ट ऑनर, जनरली ही हैड द स्लेव्स एंड हायर वर्कर टू कल्टिवेट द लैंड। तो ग्राम भोजका जो है वो प्राय बड़े जमींदार हुआ करते थे, और इनके पास स्लेव कुछ दास होते थे जो कि इनके खेतों में काम करते थे, एंड कुछ ऐसे वर्कर जो कि हायर करते थे, जो कि जिसे कि ये हायर करते थे पेमेंट करके। बिसाइड एज ही वॉज अ पावरफुल द किंग ऑफन यूज हिम टू कलेक्ट टैक्सेस फ्रॉम द विलेज। क्योंकि ये बहुत ही शक्तिशाली थे तो किंग जो है राजा जो इनका इस्तेमाल किया करते थे गाँव से टैक्सेस को कलेक्ट करने के लिए। ही ऑल्सो फंक्शन एज द जजेस, ही ऑल्सो फंक्शन एज अ जजेज एंड समटाइम एज अ पुलिसमैन। सो ये जो ग्राम भोज का है वो कभी कभी जजेज का रूप में भी काम करते थे, जो भी गांव में कुछ भी क्राइम हो गया या फिर कोई भी केसेस आया तो वो उसका फैसला सुनाते थे, एंड समटाइम पुलिसमैन के रूप में काम करते थे। अपार्ट फ्रॉम द ग्राम भोज का देयर वर अदर इंडिपेंडेंट फार्मर्स नोन एज गृहपति। गृहपति मोस्ट ऑफ हुम वर स्मॉल लैंड ओनर्स। सो ग्राम भोजिका के अलावा कुछ और भी इंडिपेंडेंट फार्मर्स थे जिन्हें कि हम गृहपति बोले, और उसके अलावा कुछ और मोस्ट ऑफ द हुम वर वेरी स्मॉलर, और उनमें से बहुत सारे जो लोग थे वो छोटे लैंड ओनर्स थे, मतलब छोटे जमींदार थे। एंड देन दे वर मेन एंड वुमेन सच एज द दासा कर्मकारा, और उसके बाद कुछ ऐसे भी मेन और वुमेन थे जो कि दास कर्मकारा के रूप में काम करते थे, हु डिडंट ओन लैंड एंड हैड टू अर्न लिविंग वर्किंग ऑन द फील्ड्स ऑफ ओन बाय द अदर्स, जिनके पास खुद के ज़मीन तो नहीं होते थे बल्कि ये दूसरे के ज़मीनों में ये काम करते थे। इन मोस्ट विलेज देयर वर आल्सो सम क्राफ्ट पर्सन सच एज अ ब्लैक स्मिथ पॉटर एंड कारपेंटर। बहुत सारे गांव में और भी दूसरे क्राफ्ट पर्सन होते हैं जैसे कि लुहार, पॉटर यानी कि कुम्हार, कारपेंटर जैसे बढ़ई जिसको बोलते हैं, एंड वीवर जो कि कपड़े की बुनाई करते हैं, बुनकर। सो अर्लीस्ट तमिल कंपोजिशन में सम ऑफ द अर्लीस्ट वर्क इन तमिल नोन एज संगम लिटरेचर वर कंपोज अराउंड द 23 ईयर्स अगो। सो तमिल लिटरेचर में संगम लिटरेचर जो है बहुत फेमस है, और जिसका जो कि 2300 साल पहले लिखी गई थी। दिस टेक्स्ट वर कॉल्ड संगम बिकॉज दे वर सपोज टू हैव बिन कंपोज एंड कंपाइल इन असेंबली नोन एज संगम ऑफ द पोएट्स। तो इसको हम संगम इसलिए बोलते हैं क्योंकि ऐसा माना जाता है अलग अलग एक असेंबली हुई थी, बहुत सारे कवियों की असेंबली हुई थी मदुरई शहर में, और वहाँ पर उसी असेंबली के दौरान संगम लिटरेचर जो है वो लिखी गई थी। तमिल टर्म्स मेंशन एबव आर फाउंड इन संगम लिटरेचर। तो तमिल का जो टर्म्स है वो लिखा गया संगम लिटरेचर में बहुत सारे। फाइंडिंग अबाउट सिटीज़, शहर की खोज कैसे हुई, वहाँ के उसके बारे में स्टोरीज है, ट्रैवलर्स के से पता चला कुछ, एंड कुछ स्कल्पचर एंड कोलॉजी से हमें पता चला। सो यू मे हैव हर्ड ऑफ द जातकाज एंड दीज वर द स्टोरीज दैट वर प्रोबेबली कंपोज बाय ऑर्डिनरी पीपल एंड देन रिटन डाउन एंड प्रिजर्व बाय बुद्धिस्ट मॉन्क। सो जातका के बारे में हमने सुना था। जातका एक बुक है एंड बुद्धा के पुरानी पूर्व जन्म की कहानियों को बताता है, और ये एक लोगों के जो कि आम लोगों के द्वारा। सो किंग भी थे। For each one try and decide whether they would have lived only in a city, only in a village, in both cities and village। अब यह बोल रहा है कि सारी स्टोरी जो हमने पढ़ा उससे ये हम डिसाइड क्या करेंगे कि क्या सब लोग विलेज में रहते थे या फिर गांव में या फिर दोनों जगह रहते थे। तो इन स्टोरी से तो हमें पता चला कि कुछ लोग विलेज में रह रहे थे, कुछ सिटीज़ में भी रह रहे थे। वाई डू यू थिंक द हॉर्सेस डीलर वॉज कमिंग टू द सिटी। यहाँ पे हॉर्स डीलर जो वो क्यों आ रहा था, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो घोड़े जो है वो अपनी राजा को बेचने के लिए आ रहा था सिटी में। डू यू थिंक वुमेन कुड हैव बीन टेकिंग द ऑक्यूपेशन मेंशन इन द स्टोरी, गिव रीजन फॉर योर आंसर।
सो हाँ, ये ऑक्यूपेशन जो है वो जितने सारे भी ऊपर में मेन के बारे में दिखाया गया वो मेन और वुमेन दोनों कैरी कर सकते हैं, मतलब ऑक्यूपेशन जो है वो फॉलो कर सकते हैं। वी कैन यूज़ द अदर काइंड ऑफ एविडेंस टू फाइंड आउट अबाउट द लाइफ इन द सम ऑफ द अर्ली स्टेज। सो ये जो भी हमने अभी जातिका स्टोरीज देखा, तो जातिका स्टोरी के अलावा और भी हमारे पास ऐसे एविडेंसेस है जो कि हमें अर्ली स्टेज के बारे में, जो लाइफ है उसके बारे में बताता है। आवर यंग मैन थॉट ऑफ अनदर प्लान। सो यह यंग मैन था, वो अब दूसरी प्लान सोचता है। ही कैरिड अ जार फुल ऑफ वाटर टू द सिटी गेट एंड ऑफर वाटर टू द 500 ग्रास कटर। तो वो एक बर्तन में पानी भरता है और सिटी गेट के पास लेकर जाता है। वहाँ पे कुछ ग्रास कटर होते हैं, लगभग 500 तक ग्रास कटर होते हैं, उसे वो पानी पीने को देता है। एंड दे वर प्लीज एंड सेड, यू हैव डन अस गुड टर्न, टेल अस व्हाट कैन वी डू फॉर यू। तो ग्रास कटर जो है वो पानी पीकर खुश हो जाते हैं और वो बोलता है कि आपने बहुत अच्छा किया, आप अब बताएं कि अब हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। ही रिप्लाइड, आई लेट यू नो व्हेन आई नीड योर हेल्प। तो वो बोलता है कि हमें आपकी जब जरूरत पड़ेगी तो हम जरूर बताएंगे आपको। ही देन मेड फ्रेंड्स विद द ट्रेडर्स। वो दूसरे ट्रेडर के साथ, दूसरे जो व्यापारी है उसके साथ दोस्ती कर लेता है। वन डे ट्रेडर टोल्ड हिम टुमारो अ हॉर्स डीलर इज कमिंग टू द टाउन विद द हॉर्स 500 हॉर्सेस। तो वहाँ के जो व्यापारी है उसे बताते हैं कि कल जो है वो हॉर्स डीलर आ रहा है अपने 500 घोड़ों के साथ। ये सुनकर के वो यंग मैन जो है वो ग्रास कटर के पास जाता है एंड बोलता है, प्लीज़ गिव मी अ बंडल ऑफ ग्रास ईच एंड डोंट सेल योर ग्रास टिल माइन इज सोल्ड। बंडल ग्रास की घास की बंडल लेता है और बोलता है कि आप कृपा करके अपनी ग्रास को तब तक ना बेचें जब तक कि मेरे नहीं बिक जाते हैं। सो वो एग्री हो जाते हैं और उन्हें 500 बंडल्स ऑफ ग्रास दे देते हैं। व्हेन द हॉर्स डीलर कुड नॉट बाई अ ग्रास एनीवेयर, ही परचेज यंग मैन्स ग्रास फॉर द 1000 कॉइन्स। तो जब हॉर्स डीलर को कहीं से भी ग्रास का बंडल नहीं मिलता है अपने घोड़े के लिए, तो वो उसी यंग मैन से ग्रास के बंडल जो है वो 1000 कॉइन्स में खरीदता है और इस प्रकार से वो अमीर बन जाता है गरीब से। सो यहाँ पे बोला है लिस्ट द ऑक्यूपेशन ऑफ पर्सन मेंशन इन द स्टोरी। सो इस स्टोरी जो हमने पढ़ा उससे क्या क्या हमें ऑक्यूपेशन के बारे में पता चलता है कि उस टाइम के जो लोग हैं वो कौन कौन से ऑक्यूपेशन को फॉलो करते थे। तो कुछ लोग वहाँ पे गार्डनर्स थे, किंग्स थे, ये ट्रेडर्स भी थे, ग्रास कटर्स भी थे एंड हॉर्स डीलर्स भी थे। फॉर ईच वन ट्राई एंड डिसाइड वेदर दे कुड लिव इन ओनली इन द सिटी, ओनली इन द विलेज, इन अ बोथ सिटी एंड विलेज। तो इस जितने सारे ये स्टोरीज बताया, गार्डनर और ये ट्रेडर जो है सिटी में होगा, गार्डनर जो है वो राजा के काम, ये गार्डन में काम कर रहा था, तो राजा जो है सिटी में ही रह रहा था। तो यहाँ पे ये भी तो कुछ इस स्टोरी से हमें ये पता चला कि वहाँ के लोग जो है वो सिटी में रह रहे थे। व्हाट डू यू थिंक द हॉर्स डीलर वॉज कमिंग टू द सिटी। अब हॉर्स डीलर जो है वो शहर में क्यों आ रहा था, तो अपनी घोड़े को बेचने के लिए आ रहा था राजा से। डू यू थिंक वुमेन कुड हैव टेकन अप ऑक्यूपेशन मेंशन इन द स्टोरी। सो ऑक्यूपेशन जो भी इतने सारे हमने ऊपर में देखे वो वुमेन एंड मेन दोनों का कैरी कर सकते हैं। वी कैन यूज अदर काइंड ऑफ एविडेंस टू फाइंड आउट अबाउट द लाइफ इन सम ऑफ दीज अर्ली सिटीज। सो जातका स्टोरी के अलावा और भी हमारे पास ऐसे एविडेंसेस है जिससे कि हम पुराने शहरों और पुराने जो सिटीज़ डेवलप हुई थी उसके बारे में हमें हम जो है नॉलेज है एंड गैदर कर सकते हैं। जैसे कि स्कल्पचर कार्व सीन डिपिक्टिंग पीपल्स लिव इन द टाउन्स एंड विलेज एज वेल एज इन द फॉरेस्ट। तो जो भी स्कल्पचर के हमें कार्व सीन मिले हैं ये एक्सकावेशन के दौरान से हमें ये पता चला कि कुछ वहाँ के जो लोग हैं वो शहर में रहते थे एंड विलेज में भी रहते थे, साथ ही साथ कुछ लोग जो है वो फॉरेस्ट में भी रहते थे। मेनी ऑफ दिज स्कल्पचर वर यूज टू डेकोरेट रेलिंग। बहुत सारे जो स्कल्पचर से वो यूज कर रहे थे, डेकोरेट कर रहे थे रेलिंग्स को, पिलर्स को एंड गेटवेज ऑफ बिल्डिंग दैट वर विजिटेड बाय द पीपल। सो बहुत सारे ये स्कल्पचर जो है उनका काम क्या था, रेलिंग्स और पिलर एंड गेटवे जो बिल्डिंग का उसको सजाना, जहाँ पे लोगों द्वारा वो विजिट किया जाता था, लोग उसे देखने के लिए आते हैं। स्कल्पचर इज फ्रॉम सांची। ये सांची जो कि मध्य प्रदेश में है, वहाँ से हमें एक स्कल्पचर मिली है और ये स्कल्पचर जो है वो इस पर बहुत सारे चित्र ऐसे बनाए गए हैं जिससे कि हमें अर्ली लाइफ के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। जैसे कि कुछ लोग यहाँ पे हॉर्स पे खड़े हैं, हॉर्स पे घोड़े को लेकर जा रहे हैं, जिससे कि ये पता चला कि वो ये आर्मी हो सकते हैं वहाँ के उस टाइम के राजा के। कुछ यहाँ पे मीटिंग हो रही है, असेंबली के बारे में दिखाई दे रही है और यहाँ पे कुछ स्कल्पचर हाथी घोड़े ये सब के पिक्चर हैं, जिससे कि ये पता चलता है कि वो हाथी घोड़े जो है उस टाइम में यूज हो रहा था। मेनी ऑफ द सिटीज दैट डेवलप फ्रॉम अबाउट 25 ईयर्स अगो वर कैपिटल ऑफ महाजनपद। सो बहुत सारे जो शहर हैं जो 2500 साल पहले डेवलप हुए हैं वो महाजनपद के कैपिटल थे। एज वी हैव सीन सम ऑफ द सिटीज वर सराउंडेड बाय मैसिव फोर्टिफिकेशन वॉल। सो जैसा कि हमने देखा था कि बहुत सारे जो शहर हैं, सिटीज है, उनका फोर्टिफिकेशन किया जा रहा था ताकि फॉरेन इन्वेजन से उन्हें प्रोटेक्शन मिल सके। इन मेनी सिटीज आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड रोज ऑफ द पॉट्स और क्रिमिक रिंग्स अरेंज वन ऑन द टॉप अदर। बोला बहुत सारे यहाँ पे शहरों से आर्कियोलॉजिस्ट को कुछ ये बर्तनों के रोज मिले हैं, कुछ क्रिमिक्स रिंग्स मिले हैं जो कि एक दूसरे पे रखे गए हैं। दीज आर नोन एज रिंग वेल, जिन्हें कि रिंग वेल बोला गया है। एंड दिस सीम टू हैव बीन यूज्ड एज अ टॉयलेट इन सम केसेस। तो इसका इस्तेमाल जो है वो टॉयलेट के लिए किया जाता था एज ड्रेन्स एंड गार्बेज डम के रूप में, जहाँ पे और इसका इस्तेमाल जो है ड्रेन नाले से पानी निकालने के लिए, साथ ही साथ गार्बेज डम्प्स के लिए किया जाता था। दिस रिंग वेल्स यूजुअली फाउंड इन द इंडिविजुअल हाउसेस। ये जो रिंग वेल है वो प्रायः हर एक व्यक्ति के घर में देखने को मिला है।
वी हैव हार्डली एनी रिमेन्स ऑफ द पैलेसेस मार्केट ऑफ और होम्स ऑफ द ऑर्डिनरी पीपल। हमें बहुत कम ही ऐसे पैलेसेस या फिर मार्केट बाजार या फिर जो ऑर्डिनरी लोग हैं उनके घरों के कुछ ये रिमेन्स मिले हैं, ऑफिसेस मिले हैं। परहैप्स सम आर येट टू डिस्कवर बाय द आर्कियोलॉजिस्ट, शायद कुछ जो है वो आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा अभी खोजना बाकी रह गया। अदर्स मेड ऑफ द वुड मड ब्रिक एंड थैच मे हैव नॉट सर्वाइव, और कुछ ऐसी चीज़ें जो कि लकड़ियाँ से या फिर मिट्टी से बनाई गई होंगी तो वो सर्वाइव नहीं कर पाए होंगे, इसलिए आर्कियोलॉजिस्ट को ऑर्डिनरी लोगों के द्वारा बनाए गए कुछ घरों और ये पैलेसेस जो है वो नहीं मिल पाए। अनदर वे ऑफ फाइंडिंग आउट अबाउट अर्ली सिटीज इज फ्रॉम द अकाउंट्स ऑफ सेलर एंड ट्रेवलर्स हु विजिटेड देम। सो और भी दूसरे तरीके हैं जिससे कि हम अर्ली सिटीज़ के बारे में पता लगाते हैं, जैसे कि सेलर्स के अकाउंट एंड ट्रेवलर जो कि विजिट करते थे, जैसे कि मेगा सनीज विजिट किए थे अर्ली टाइम में, फिर ये इब्न बतूता जो कि मिडिवल टाइम में आए थे। तो इस तरह के जो से ये ट्रेवलर्स आते थे वहाँ से वो अपनी किताब में जा कर के पुराने समय में कैसी वहाँ की सोसाइटी और कल्चर थे उसके बारे में लिखते थे। वन ऑफ द मोस्ट डिटेल अकाउंट दैट हैज़ बीन फाउंड वाज अननोन बाय द ग्रीक सेलर। एक हमें बहुत इंपॉर्टेंट और डिटेल अकाउंट्स मिले हैं, किताब मिली है ग्रीक सेलर के द्वारा। ही डिस्क्राइब ऑल द पोर्ट्स इन ही विजिटेड, जिसमें कि वो सारे पोर्ट्स के बारे में डिस्क्राइब करते हैं जो कि उन्होंने विजिट किया था इंडिया में। बारूच पोर्ट है एक, ये भी गुजरात के पास है। सो द गल्फ इज अ वेरी नैरो, द स्टोरी ऑफ बैरीगाजा। द गल्फ इज वेरी नैरो एट बैरीगाजा एंड वेरी हार्ड टू नेविगेट फॉर द कमिंग फ्रॉम द सी। बैरीगाजा एक गल्फ है जो कि बहुत ही नैरो था, जहाँ से लोगों को नेविगेट करने के लिए यानी कि सिप नाव चलाने के लिए बहुत ही मुश्किल होता था। शिप हैड टू स्टीयर इन बाय स्किलफुल एंड एक्सपीरियंस लोकल फिशरमैन हु वर एम्प्लॉयड बाय द किंग। शिप जो है उसे बहुत ज़्यादा ये स्किलफुल इंपोर्ट्स इनटू बैरीगाजा वर वाइन, कॉपर एंड कोरल, टोपाज, क्लोथ्स, गोल्ड, सिल्वर, क्वाइंस। जो बैरीगाजा से इंपोर्ट किया जा रहा था वो शराब था, कॉपर, टीन एंड टोपाज और कुछ मेटालिक ये प्रीशियस मेटल्स थे और कुछ सिल्वर कॉइन्स थे, ये सारे इंपोर्ट किए जाते थे। एक्सपोर्ट फ्रॉम द टाउन इंक्लूडेड प्लांट्स फ्रॉम द हिमालयज, आइवरी, एगेट, कार्नेलियंस, कॉटन, सिल्क एंड परफ्यूम। और जो हम एक्सपोर्ट करते थे अपने देश से दूसरी जगह पर भेज रहे थे तो हिमालयन के प्लांट्स प्रोडक्ट थे, जैसे कि कुछ हो गए मेडिसिनल प्रोडक्ट्स हो गए थे, कॉटन्स हो गए थे, कार्नेलियंस, सिल्क हो गए थे, परफ्यूम एंड आइवरी। Special gifts were bought by the merchants for the king. These included vessel of the silver, singing boy, beautiful women, fine wines and fine clothes. So स्पेशल प्रकार का गिफ्ट जो होता है वो मर्चेंट के द्वारा लाया जाता था, वो राजा के लिए लाया जाता था, जिसमें कि सिल्वर के कुछ ज्वेलरी हो गए, कुछ बर्तन हो गए, कुछ टॉयज हो गए होते थे जो कि सिंगर थे उनको भी लाया जाता था। कुछ सुंदर औरतों को भी राजा को गिफ्ट करते थे व्यापारी। एंड कुछ शराब जो कि बहुत अच्छी क्वालिटी के वाइन्स होते थे और कपड़े होते थे वो भी राजा को गिफ्ट में व्यापारी जो है वो देते थे। मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द थिंग्स इंपोर्टेड एंड एक्सपोर्टेड फ्रॉम बैरीगाजा। सो यहाँ पे ये बैरीगाजा से क्या क्या इंपोर्ट किया जाता था एंड एक्सपोर्ट किया जाता था उसके बारे में उसका लिस्ट तैयार करना है। पंच मार्क कॉइन्स were generally rectangular or sometimes square or round in the shape, either cut out of the metal sheet or made up of the flattened metal globules। तो पंच मार्क कॉइन जो होता है वो तो रेक्टेंगुलर या फिर सर्कुलर शेप का होता था, जिसको कि मेटल से काट करके उस पर ये स्पेरिकल बॉडी का शेप दे दिया जाता था। एंड द कॉइन्स वर नॉट इंस्क्राइब बट वर स्टैम्प विद द सिंबल यूजिंग डाइज और पंच। सो ये कॉइन जो होता था वो इंस्क्राइब नहीं किया जाता था, उस पर एक स्टैम्प मार दिया जाता था सिंबल के रूप में, जिसे कि हम पंच बोलते थे। पंच इसीलिए इस कॉइन को बोला गया पंच मार्क कॉइन्स। These coins are found over the most part of the subcontinent and remains in the circulation till the early century। ये जो कॉइन्स है वो पूरी तरह से सब कॉन्टिनेंट में हमें मिला है सर्कुलेट करते हुए। यू मे हैव नोटिस हाउ वेल्थ इज मेजर इन टर्म्स ऑफ कॉइन्स। सो आपने नोटिस किया होगा कैसे जो है किसी भी ये धन संपदा को मेजर किया जाता था कॉइन्स के रूप में। आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड सेवरल थाउजेंड ऑफ कॉइन्स बिलोंगिंग टू दिस पीरियड। आर्कियोलॉजी जो है वो उन्हें हजारों सारी कॉइन्स जो है ये अर्ली टाइम के द अर्लीस्ट कॉइन्स विच वर इन द यूज फॉर अबाउट 500 ईयर्स और पंच मार्क कॉइन्स तो सबसे पुराने ज़माने में जो कॉइन्स इस्तेमाल किए जा रहे थे लगभग 500 साल पहले, वो का नाम पंच मार्क कॉइन्स, उन्हें हम पंच मार्क कॉइन्स बोले। और ये इस तरह का पंच मार्क कॉइन्स होता था, ये मेटल या सर्कुलर शेप में कोई भी रेक्टेंगुलर सर्कुलर शेप दिया जाता था, उसके बाद उस पर पंच किया जाता था किसी भी एनिमल्स का या फिर कुछ भी और भी गिटार्स या फिर राजा का पिक्चर को यहाँ पे पंच किया जाता था। अदर मीन्स ऑफ एक्सचेंज, और क्या क्या तरीके थे एक्सचेंज करने के लिए। सो एज दे कैरी वाइट पैडी ऑफ देयर लैंड्स टू एक्सचेंज इट फॉर द साल्ट ऑफ अनदर। तो यहाँ से कुछ लोग जो है वो धान लेकर के जाते थे अपने खेतों से ताकि वो उन्हें साल्ट के साथ एक्सचेंज कर सके। क्रॉसिंग द लॉन्ग रोड इन अ कार्ट थ्रू द सैंड वाइट एज अ मूनलाइट। वो क्रॉस करते थे रास्तों को कैसे, तो कार्ट से, जो कि घोड़े का बना हुआ तांगा होता था उसके द्वारा, आधी रात को चंद्रमा वाली रात में। टेकिंग होल फैमिलीज हु हेट टू बी लेफ्ट बिहाइंड, और अपनी पूरे फैमिली को ले करके जाते थे। द डिपार्चर ऑफ द साल्ट मर्चेंट लीव द सिटी एम्प्टी। और जैसे ही डिपार्चर होता था साल्ट मर्चेंट का, वो अपने शहर को पूरी तरह से छोड़कर चले जाते थे। साल्ट वॉज प्रोड्यूस प्लेंटी फुल अलॉन्ग द सी कोस्ट। तो साल्ट जो है वो प्रोड्यूस कहाँ होता था, सी कोस्ट के पास। व्हाट आर द मर्चेंट प्लानिंग टू एक्सचेंज इट विद, हाउ आर दे ट्रैवलिंग।
मर्चेंट जो है कैसे प्लान करते थे एक्सचेंज करने के लिए। सो जो भी उन्हें एक्सचेंज करना होता था उसको अपने कार्ट में भर करके लेके जाते थे आधी रात में अपनी फैमिली के साथ में, और उसको वहाँ पे दे करके वापस आते थे, जो भी जिस चीज़ से भी उन्हें एक्सचेंज करना होता था। और उनका जो ट्रेवल करने का ये मीन्स था तो वो था कार्ड्स यानी कि तांगा या फिर बैलगाड़ी। सिटीज़ विथ मेनी फंक्शन। सो कैसे एक सिटीज़ का बहुत सारे फंक्शन हो सकते हैं उसके बारे में हम देखते हैं। वेरी ऑफन अ सिंगल टाउन वॉज इम्पॉर्टेंट फॉर वैरायटी ऑफ रीजन। लेट्स लुक एट द एग्जाम्पल ऑफ मथुरा। सो कभी कभी हम देखते हैं कि एक अकेला सिटी जो है वो बहुत सारे कारणों की वजह से बहुत फेमस होता है। एग्जाम्पल हम यहाँ पे मथुरा का लेकर चलेंगे। मथुरा हैज़ बीन इम्पोर्टेंट सेटलमेंट फॉर मोर देन 25 ईयर। मथुरा से लगभग 2500 साल पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटलमेंट हुआ करती थी, एंड इट वॉज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट वॉज लोकेटेड एट द क्रॉस रोड ऑफ 2 मेजर रूट्स ट्रेवल एंड ट्रेड फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट टू द ईस्ट एंड नॉर्थ टू साउथ। यह इसलिए भी था क्योंकि इसकी जो सेटलमेंट है, इसकी लोकेशन है वो नॉर्थ वेस्ट से लेकर के ईस्ट तक फैली हुई थी, और ऊपर में नॉर्थ से लेकर के साउथ तक नीचे में फैली हुई थी, जो कि एक ट्रेवल एंड ट्रेड के लिए बहुत ही अच्छी ट्रेवल एंड ट्रेड्स के लिए बहुत ही अच्छी रूट्स थी। देयर वर फोर्टिफिकेशन अराउंड द सिटी एंड सेवरल श्राइन। सिटीज़ के आसपास फोर्टिफिकेशन किया जाता था ताकि फॉरेन इन्वेजन से प्रोटेक्ट किया जाए। तो मथुरा में भी ऐसी ही सिटीज़ जो है वो फोर्टिफाइड थी, और बहुत सारे श्राइन्स भी देखने को मिलती है। फार्मर्स एंड हार्डर्स फ्रॉम एडजॉइनिंग एरियाज प्रोवाइडेड फूड फॉर द पीपल इन द सिटी। जो भी फार्मर्स एंड हार्डर्स है, जो भी आसपास के क्षेत्र में रह रहे थे, वो लोगों को फूड प्रोवाइड कर रहे थे। जो शहर में रहते थे उन्हें जो शहर में रह रहे थे उन्हें फूड प्रोवाइड करते थे फार्मिंग के थ्रू। एंड मथुरा वाज आल्सो अ सेंटर वेयर सम एक्सट्रीमली फाइन स्कल्पचर वाज प्रोड्यूस। मथुरा भी एक ऐसा सेंटर था जहाँ पे बहुत ही अच्छी प्रकार की स्कल्पचर प्रोड्यूस की जाती थी। फाइन स्कल्पचर मतलब बहुत ही अच्छी प्रकार की, बहुत ही अच्छी क्वालिटी की मूर्तियाँ बनाई जाती थी। अराउंड 2000 ईयर्स अगो मथुरा बिकेम द सेकेंड कैपिटल ऑफ कुशानाज। लगभग 2000 साल पहले मथुरा जो है वो एक इम्पॉर्टेंट कैपिटल बन गया था कुशाना का। अबाउट हुम यू विल रीडिंग इन चैप्टर 9। मथुरा वॉज ऑल्सो रिलीजियस सेंटर। देयर वर अ बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री, जैना श्राइन, एंड इट वॉज इम्पॉर्टेंट सेंटर फॉर द वर्शिप ऑफ कृष्णा। मथुरा एक बहुत ही प्रसिद्ध और फेमस रिलीजियस सेंटर हुआ करता था। बहुत सारे यहाँ पे मोनेस्ट्रीज देखने को मिलते हैं, जैन श्राइन के, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज, और इसके बावजूद यहाँ पे कृष्ण भगवान की पूजा होती थी आदिकाल से, तो इसलिए भी मथुरा बहुत ही फेमस सिटीज के रूप में जाना जाता है। सेवरल इंस्क्रिप्शंस ऑन सरफेस सच एज स्टोन स्लैब स्टैचू हैव बीन फाउंड इन मथुरा। बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस और स्टोन के स्लैब्स एंड स्टैचू भी है वो भी मथुरा से हमें मिले हैं। These are short inscriptions recording gifts made by the men and women sometimes to the monasteries and shrines. तो ये जो इंस्क्रिप्शन जो होते थे वो प्रायः छोटे हुआ करती थी, जो कि मेन एंड वुमेन के द्वारा जो गिफ्ट दिया जाता था उसको वो रिकॉर्ड करती थी। एंड दीज वर मेड बाय द किंग्स एंड क्वींस, ऑफिसर, मर्चेंट एंड क्राफ्ट पर्सन हु लिव इन द सिटी। ये इंस्क्रिप्शन किसके द्वारा बनाए जा रहे थे? किंग्स, क्वींस या जो भी ऑफिसर्स थे वहाँ के, मर्चेंट्स, व्यापारी, क्राफ्ट पर्सन थे, वो सिटी में रह रहे थे, उनके द्वारा। फॉर इंस्टेंस इंस्क्रिप्शन फ्रॉम मथुरा मेंशन गोल्ड स्मिथ, ब्लैक स्मिथ, वीवर्स, बास्केट मेकर्स, गार्लैंड मेकर्स, परफॉर्मेंस। उदाहरण के तौर पर, एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं कि जो मथुरा से इंस्क्रिप्शन मिले हैं वो वहाँ के जो गोल्ड स्मिथ है, ब्लैक स्मिथ है, वीवर, बास्केट मेकर जो कि फूलों की टोकरियाँ बनाते हैं, गार्लैंड यानी कि माला बनाने वाले, परफ्यूम बनाने वाले, ब्लैक स्मिथ लुहार, गोल्ड स्मिथ सुनार, ये सबको, इन सब के बारे में वो मेंशन किया हुआ है। क्राफ्ट एंड पर्सन, क्राफ्ट पर्सन। So we also have archaeological evidence for craft. These include extremely fine pottery known as NBW, Northern Black Polish Ware। तो हमारे पास बहुत सारे आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस मिले हैं जो कि क्राफ्ट किए हुए हैं, मतलब नक्काशी की गई है, उस पर बनाए हुए हैं। दिस इंक्लूड जैसे कि फाइन पॉटरीज हमें मिले हैं, जैसे कि हम नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर भी बोलते हैं। इट गेट्स इट्स नेम फ्रॉम द फैक्ट दैट इट इज़ जनरली फाउंड इन द नॉर्दर्न पार्ट। इसका नाम नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये नॉर्दर्न पार्ट जो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट के नॉर्दर्न वाले उत्तरी पार्ट में मिला है। रिमेंबर दैट आर्कियोलॉजिकल एविडेंस फॉर मेनी क्राफ्ट्स में हैव नॉट सर्वाइव। वी नो फ्रॉम द टेक्स्ट दैट मैन्युफैक्चर्स ऑफ द क्लोथ वाज इंपॉर्टेंट। सो बहुत सारे आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस हैं वो अभी तक सर्वाइव नहीं कर पाए हैं, और ये हमें टेक्स्ट जो भी मिले हैं उनसे पता चलता है। देयर आर फेमस इन सेंटर्स सच एज वाराणसी इन द नॉर्थ एंड मदुरई इन द साउथ। और भी बहुत सारे सेंटर्स हैं जैसे कि वाराणसी जो कि नॉर्थ में थे,
ये यूपी में एंड मदुरई साउथ में। बोथ मेन एंड वुमेन वर्क इन दिस सेंटर, ये सारे सेंटर्स में वुमेन एंड क्राफ्ट सेंटर में मेन एंड वुमेन दोनों काम करते थे। मेनी क्राफ्ट पर्सन एंड मर्चेंट नाउ फॉर्म एसोसिएशन नोन एज श्रेणी। तो ये जो क्राफ्ट पर्सन थे ये एक ग्रुप बनाते थे, एसोसिएशन बनाते थे जिसका नाम, जिसे हम श्रेणी कहते हैं। दिस श्रेणी क्राफ्ट पर्सन प्रोवाइड ट्रेनिंग, प्रोक्योर रॉ मटीरियल्स एंड डिस्ट्रीब्यूटेड द फिनिश प्रोडक्ट। तो ये जो श्रेणी के जो दिस श्रेणी ऑफ क्राफ्ट पर्सन, सो ये जो श्रेणी है क्राफ्ट पर्सन वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करते थे रॉ मटेरियल्स के द्वारा, और ये प्रोक्योर रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते थे और ये फिनिश गुड्स को तैयार करके कच्चे माल से एक बहुत अच्छा बहुत सुंदर गुड्स बना करके माल तैयार करके उसे लोगों तक डिस्ट्रीब्यूट करते थे यानी बेचते थे। द श्रेणी ऑफ द मर्चेंट ऑर्गेनाइज द ट्रेड, जो श्रेणी था मर्चेंट का वो ट्रेड को ऑर्गेनाइज करता था। श्रेणी ऑल्सो सर्व एज अ बैंक्स वेयर रिच मैन, श्रेणी ऑल्सो सर्व एज अ बैंक्स वेयर रिच मैन एंड वुमेन डिपोजिटेड मनी। तो कभी कभी श्रेणी को हमें देखने को मिलता है, श्रेणी जो है बैंक के रूप में भी काम करता था जहाँ पे रिच एंड वुमेन, मेन एंड वुमेन जो थे वो पैसे जमा करते थे। एंड दिस वाज इन्वेस्टेड एंड पार्ट ऑफ इंटरेस्ट वाज रिटर्न और यूज टू सपोर्ट रिलीजियस इंस्टीट्यूशन सच एज मोनेस्ट्रीज। जो ये सारे जो इन्वेस्टमेंट वो करते थे कभी कभी वो उन्हें इंटरेस्ट जो भी मिलता था वो उनका होता था। एंड पार्ट ऑफ दिस द इंटरेस्ट वाज रिटर्न, और जो इसका हिस्सा इंटरेस्ट का होता था वो रिटर्न किया जाता था और बाद में यही जिसके इस्तेमाल वो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को बनाने के लिए या सपोर्ट करने के लिए करते थे। Rules for spinning and weaving. These rules are from the Earth Shastra mentioned in chapter 7 and they describe how spinning and weaving could be done in the workshop under the supervision of special official. तो spinning and weaving के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए थे जिसका मेंशन हमें अर्थशास्त्र में देखने को मिलता है। और ये रूल्स रेगुलेशन जो है वो ये डिस्क्राइब करता था कि कैसे स्पिनिंग एंड वेविंग जो है वो वर्कशॉप पे किया जाएगा और इसको सुपरवाइज कौन करेगा, एक स्पेशल प्रकार के जो ऑफिसर होंगे या मिनिस्टर होंगे, ऑफिशियल हेड होंगे वो। विडो यंग वुमेन हु आर डिफरेंटली एबल, नन्स, मदर ऑफ द कर्टिजन, रिटायर्ड वुमेन, सर्वेंट ऑफ द किंग्स। सो इसमें से कौन कौन से विडोज, जो विडोज होती थी, यंग वुमेन, डिफरेंटली एबल या फिर जिसे डिसेबल बोलते हैं, नन्स या मदर्स, ये रिटायर्ड वुमेन, सर्वेंट द वुमेन हैव रिटायर्ड फ्रॉम द सर्विस इन द टेम्पल्स मे बी यूज फॉर प्रोसेसिंग। अच्छा, सो ये सारे जो विडोज हुआ करती थी, विडोज और कुछ यंग वुमेन जो कि डिफरेंटली एबल हैं, नन्स या फिर मदर्स ऑफ कोर्टिजन या फिर रिटायर्ड वुमेन, सर्वेंट होती थी जो कि किंग की, एंड वुमेन जो कि टेम्पल की सर्विसेज से रिटायर हो चुकी थी। तो उनका काम होता था वुल को प्रोसेस करना एंड बार्क एंड कॉटन, हेम्प एंड फ्लैक्स करना। दे शुड बी पेड अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ वर्क। उनकी पेमेंट जो होती है उनकी जो क्वांटिटी वर्क की क्वांटिटी है या क्वालिटी होती थी उसके अकॉर्डिंग होती थी। एंड वुमेन हु आर नॉट परमिटेड टू लीव देयर होम्स कैन सेंड मेड सर्वेंट टू ब्रिंग द रॉ मटेरियल फ्रॉम द सुपरिटेंडेंट एंड टेक द फिनिश वर्क बैक टू हिम। सो जो वुमेन अगर अपने घर को हु आर नॉट परमिटेड टू लीव देयर होम्स, अपने घर छोड़ के नहीं जाना चाहती थी, घर पे ही रह के काम करना चाहती थी, तो वो अपने मेड को या नौकर को भेजती थी रॉ मटेरियल लाने के लिए एंड उसके बाद वो वापस से गुड्स को तैयार करके सेंड करती थी। वुमेन हु कैन विजिट द वर्कशॉप शुड गो एट द डॉन टू गिव देयर वर्क एंड रिसीव देयर वेज। वुमेन जो भी विजिट करती थी वर्कशॉप पे वो शाम के समय जाती थी या फिर अंधेरे समय में जाएंगी एंड रिसीव देयर वेज, अपने वेजेज को रिसीव करेंगी। वुमेन हु कैन विजिट द वर्कशॉप शुड गो एट डॉन टू गिव देयर वर्क एंड रिसीव देयर वेजेज। तो जो भी औरत वर्कशॉप पे जा सकती थी वो उस सबसे सुबह के प्रातः काल में जाती थी और वहाँ पे अपना काम देती थी और बाद में वेजेज को रिसीव यानी कि पगार को रिसीव करती थी। देयर शुड बी एन एनफ लाइट टू एग्जामिन द वर्क एंड इन द केस वहाँ पे लाइट मतलब दिन के उजाले में ज़्यादातर काम को किया जाता था ताकि वो लोगों की जो काम की क्वालिटी है उसको देख सके। इन द केस ऑफ सुपरिटेंडेंट लुक एट द वुमेन और टॉक अबाउट एनीथिंग अदर देन द वर्क ही शुड बी पनिश। सुपरिटेंडेंट की नज़र में अगर कोई भी महिला बात करती हुई या फिर और भी ऐसे काम करती हुई पकड़ी जाती थी जो कि स्पिनिंग एंड वेविंग के अलावा और भी कोई दूसरे कामों को करते हुए पकड़ी जाती थी तो उन्हें पनिशमेंट मिलता था। एंड इफ अ वुमेन डज नॉट कंप्लीट हर वर्क शी विल हैव टू पे फाइन एंड हर थम्स कैन बी कट ऑफ। अगर कोई वुमेन अपने काम को कंप्लीट नहीं करती थी तो वापस से उन्हें फ़ाइन पे करना होता था, नहीं तो उसकी उंगलियां काट दी जाती थी। अ क्लोजर लुक अरिकामेडू। सो अरिकामेडू एक पोर्ट है जो कि पौंडीचेरी के पास में है। एंड रीड द बॉक्स
फाइंड अरिकामेडो यहाँ पे देखना है मैप में। अरिकामेडो वॉज अ कोस्टल सेटलमेंट वेयर शिप अनलोडेड गुड्स फ्रॉम द डिस्टेंट लैंड। सो अरिकामेडो एक कोस्टल सेटलमेंट है जहाँ पे शिप जो है वो अपने गुड्स को अनलोड करती थी, यानी कि गुड्स को इम्पोर्ट करती थी, फिर उसके बाद उसी पोर्ट्स के द्वारा गुड्स को फिर लोड करके वापस ले जाती थी। अ मैसिव ब्रिक स्ट्रक्चर विच में हैव बीन वेयर हाउसेज वॉज फाउंड एट द साइड। एक बहुत सा बड़ा वेयर हाउसेज बनाया हुआ था ये कोस्टल सेटलमेंट ये पोर्ट के पास में, जहाँ पे गुड्स जो है वो स्टोर किया जाता था। अदर फाइंड्स इंक्लूड पॉटरी फ्रॉम द मेडिटेरियन रीजन सच एज एन amphorae, tall double-handed jars that contains liquid such as wine or oil, and stamped red glazed pottery known as aretine ware. So यहाँ पे बोल रहा है कि ये जो वेयर हाउसेस थे वहाँ पे बहुत सारे पॉटरीज मिले हैं जो कि मेडिटेरियन रीजन के हैं, और जिसे कि एम्फोरे बोलते हैं हम, जो कि एक डबल हैंड का जार बनाया हुआ था जिसमें कि लिक्विड वाइन या फिर ऑयल जो है वो रखा जाता था या फिर इंपोर्ट किया जाता था मेडिटेरेनियन रीजन से। एंड कुछ ये स्टैम्प रेड ग्लेज पॉटरीज भी मिले हैं जो कि जिसे हम अरेटाइन वेयर बोलते हैं, एंड ये सिटी इटली के सिटी के नाम पे रखा गया। दिस वाज मेड बाय द प्रेसिंग वेट क्ले इनटू द स्टैम्प बोल। ये इसको वेट गिले जो क्ले होते हैं, मिट्टी होते हैं, उसको स्टैम्प करके बनाया गया था। एंड देयर वाज येट अनदर काइंड ऑफ पॉटरी विच वर मेड बाय लोकली थ्रू द रोमन डिजाइन वेयर यूज एंड रोमन लैम्प्स ग्लासवेयर एंड जम्स हैव ऑल्सो फाउंड इन द साइट। सो यहाँ पे एक्सकवेशन के दौरान कुछ और भी चीज़ें मिली हैं यहाँ पे, दूसरे प्रकार की पॉटरीज मिले हैं रोमन जिसे कि डिज़ाइन करते थे, जैसे कि रोमन लैम्प्स ग्लासवेयर एंड जेम्स हैव ऑल्सो फाउंड इन द साइट। स्मॉल टैंक्स हैव बीन फाउंड दैट वर प्रोबेबली डाइंग वैट्स यूज टू डाई क्लोथ्स। सो एक स्मॉल टैंक्स भी मिले हैं जहाँ पे जिसका इस्तेमाल जो है वो मतलब संभवतः कोट्स को कपड़े को डाई करने के लिए, कपड़े को रंगने के लिए किया जाता था। एंड देयर इज अ प्लेंटी ऑफ एविडेंस फॉर मेकिंग ऑफ द बीड्स फ्रॉम सेमी प्रीशियस स्टोन। और भी ऐसे सबूत मिले हैं जो कि जिससे कि ये पता चलता है कि सेमी प्रीशियस बीड्स जो है वो बनाए जाते थे एंड ग्लास बनाए जाते थे। Find Rome on this map. This is one of the oldest city in the Europe, developed around the same time as the city in the Ganga Valley. So एक oldest city है एंड एक्यूडक्ट। रोम यूरोप का एक सबसे पुराने शहर में से एक है एंड डेवलप अराउंड द सेम टाइम। ये उसी समय डेवलप हुआ था जबकि गंगा वैली डेवलप हो रही थी। रोम वाज द कैपिटल ऑफ वन ऑफ द लार्जेस्ट एम्पायर, वन दैट स्प्रेड अक्रॉस द यूरोप, नॉर्थ अमेरिका एंड वेस्ट एशिया। अगस्टस वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एम्पायर। अगस्टस यहाँ का बहुत इंपॉर्टेंट और फेमस ये शासक था। हु रूल्ड अबाउट 2000 ईयर्स अगो, लगभग 2000 साल पहले शासन किया था। एंड said that he found Rome city of the brick and made it into a city of marble. So उसने ये कहा जाता है कि वो ये लगभग 2000 साल पहले यहाँ पे रोम के शासन किया था और इस सिटी का निर्माण ब्रिक से बनाया, इसे मार्बल सिटी में तब्दील किया ही। एंड लेटर रूलर्स बिल्ड टेम्पल्स एंड पैलेसेस। ये अगस्टस एंड उसके बाद से आने वाले और भी रूलर ने कुछ टेम्पल्स एंड पैलेसेस बनाए। दे ऑल्सो बिल्ट अ ह्यूज एम्पी थिएटर्स ओपन एरिया around surrounded by the tiers of the seat where citizens could watch all the kinds of shows, public baths with a separate timing for the men and women. So उसने और भी कुछ बनाया था जिसमें से एक एम्पी थिएटर होता है जहाँ पे ओपन एरिया है जो कि चारों तरफ से ओकेजन है, फेस्टिवल के दौरान कोई भी इवेंट हुआ या कोई भी प्रोग्राम होता था तो लोग पब्लिक गैदरिंग के टाइम में देखते थे। एंड और भी सिटीजन कुछ यहाँ पब्लिक बाथ भी बनाया गया था जो कि सेपरेट था मेन एंड वुमेन के लिए, वेयर पीपल मेट एंड रिलैक्स, जहाँ पे लोग मिलते थे एंड रिलैक्स करते थे। ह्यूज एंड aqueducts channel to supply waters were built to bring water to the city for the baths and fountain toilets. So एक बड़े से एक वो एक्यूडक्ट्स बनाए गए थे जो कि एक चैनल है वाटर को सप्लाई करने के लिए। एंड वेलावर was a word used for the large land owners in a Tamil. Gram Bhojka often got his land cultivated by the slaves. Plough men were known as in Tamil. So plough men were known as Uzzavar in a Tamil. Most Grahapati were independent farmer. Describe the function of Gram Bhojka. Why do you think he was powerful? तो ग्राम भोजका का फंक्शन क्या था? पुलिसमैन की फंक्शन, जजेज का जो भी डिस्प्यूट एंड सेटलमेंट था उसको भी ये सेटल करना था। एंड ही वॉज पावरफुल बिकॉज ही यूज टू कलेक्ट द टैक्सेस एंड द ये पोस्ट ऑफ ग्राम भोजका वाज हेरिडेटरी। लिस्ट द क्राफ्ट पर्सन हु वुड हैव बीन प्रेजेंट इन द बोथ विलेज एंड सिटीज। सो कौन कौन से क्राफ्ट जो है वो विलेज एंड सिटीज़ दोनों में प्रेजेंट थे? सो विवर, पॉटर्स, ब्लैक स्मिथ एंड गोल्ड स्मिथ। चूज द करेक्ट आंसर। रिंग वेल्स वर यूज फॉर ड्रेनेज। पंच मार्क वंस वर मेड अप ऑफ द सिल्वर।
Mathura was an important religious center. Sreni were associated with the craft portion. So that's the end of the chapter.